आज हम फिर से है ना उसी श्रृंखला में शुरू करने जा रहे हैं कि पुरानी एग्जाम में आई हुई पर्सन के बारे में और उसका क्या करेंगे, पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो अपना रहेगा। आज के क्वेश्चन हमारे वैसे भौतिक विज्ञान विषय पर आधारित रहेंगे। ठीक है। पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ग्रेजुएशन लेवल सीईटी में सितंबर की एग्जाम में दूसरी शिफ्ट में आया हुआ है। इसमें ऑप्शन थे प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है। तो अपना सही उत्तर रहेगा प्रकाश का परावर्तन। इसमें देखो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम जो भी है सब कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पेरिस्कोप में दर्पण का उपयोग होता है, जो क्या होता है प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग पनडुब्बियों और टैंकों में भी होता है। यानी पेरिस्कोप में प्रकाश के परावर्तन का कारण क्या है? एक दर्पण होता है उसके अंदर, जो क्या होता है प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। और उस ऐसे ही दर्पण का प्रयोग पनडुब्बियों और टैंकों में भी किया जाता है। ठीक है। फिर देखो प्रकाश का परावर्तन ये वास्तव में होता क्या है? उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ ऐसा दर्पण जिस पर गिरने वाला अधिकांश प्रकाश क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। यानी कि जो दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ होता है, जिस पर जितना भी प्रकाश गिरता है वो लगभग क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। फिर देखो परावर्तन के नियम। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम होते हैं ये परावर्तन के। ठीक है। तो ये देखो सिद्ध करते हैं अपन। जैसे कि यह आपतित किरण आती है, यह आपतित किरण आ रही है, दर्पण पे गिर रही है और ये परावर्तित हो गई। ठीक है। तो आपतन कोण अभिलंब के साथ कौन सा हो गया? आई। और ये परावर्तन कोण क्या हो गया? आर। तो आई बराबर आर होता है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। फिर इसने दूसरा नियम बताया कि आपतित किरण दर्पण के परावर्तन बिंदु कौन सा हो गया? ये वाला। तो इस पर अभिलंब ये वाला हो गया। ठीक है। और परावर्तित किरण ये वाली हो गई। सभी की सभी एक ही तल में है, तो सही बात है ये तो। फिर देखो आगे। परावर्तक पृष्ठ चाहे समतल हो या गोलीय, परावर्तन के नियम सभी पृष्ठों पर लागू होते हैं। यानी अपना दर्पण का पृष्ठ चाहे गोलीय हो या फिर समतल हो, परावर्तन के नियम उस पर लागू होते ही हैं। फिर देखो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या होती है? कि समतल दर्पण पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनेगा? देखो प्रतिबिंब की काफ़ी सारी विशेषता होती है, जैसे कि वो वास्तविक बन सकता है कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। ठीक है। तो समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा आभासी होता है। यानी वो उसमें वास्तविकता का कोई लेना देना नहीं होता है, तथा वह सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का साइज बिंब या वस्तु के साइज के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के उतनी ही दूरी पर आगे बनता है। यानी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। तो इसको समझो। जैसे कि ये अपने पास दर्पण पड़ा है, सामने ये दर्पण लगा है और इसके सामने ये देखो मान लो 3 मीटर लंबी वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब है ना पीछे 3 मीटर लंबा ही बनेगा। ठीक है। यानी कि बिंब और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? बराबर होगा। और मान लो कि ये वस्तु दर्पण से 5 मीटर आगे थी। ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब 5 मीटर क्या बनेगा? पीछे बनेगा। यानी कि दर्पण के आगे बिंब या वस्तु की जो दूरी है उतनी ही उसके प्रतिबिंब की दूरी पीछे की तरफ होगी, यानी दर्पण के अंदर होगी। इसका एक उदाहरण देखो, चमकदार चम्मच। कभी कभी हमें चम्मच में क्या होता है? चेहरा दिखाई देता है। हर चम्मच में नहीं दिखाई देता, लेकिन जो चमकने वाली चम्मच होती है उसमें देखो, तो उसका वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की तरह कार्य करता है। यानी कि चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ क्या होता है? एक वक्रित दर्पण की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखो। दो एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पण के बीच एक पेन को रखा जाता है, तो पेन की निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 3, 5, 4, 2। तो इसका सही उत्तर रहेगा 3। ये भी 28 तारीख वाली सीईटी वाली फर्स्ट शिफ्ट में रहा था, ग्रेजुएशन लेवल वाली में। ठीक है। तो यानी कि इसने ऐसे बोला है कि दो लंबवत दर्पण रखे हैं। ठीक है। जैसे कि अपन ने देखो ये रहा लंबवत दर्पण। ठीक है। इनके बीच में यहाँ पे एक पेंसिल को रख दिया। ठीक है। तो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बताओ। तो इसमें देखो क्या होता है, किसी कोण पर रखे गए दो दर्पणों के लिए दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। जैसे कि n यानी संख्या जो हमें ज्ञात करनी है, तो 360 में थीटा यानी कि उस कोण का भाग दे देंगे जिस पर दर्पण रखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि दर्पण के बीच का कोण का भाग देंगे, तो फिर उसमें से एक हटा देंगे, तो वो अपने पास संख्या आ जाएगी प्रतिबिंबों की। एन क्या है? बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। और थीटा क्या है? दो दर्पणों के बीच का कोण। तो यहाँ पे अपने पास थीटा क्या था? दो दर्पण 90 डिग्री पे रखे हुए थे, तो थीटा का मान हो गया 90। फिर एन बराबर देखो 360 बटा 90 माइनस 1, 90 का भाग 360 में देंगे तो 4 बार जाएगा, फिर उसमें से एक को घटाएंगे तो 3। अपना सही उत्तर क्या रहेगा? 3।
नीचे दी गई कौन सी घटना, तीसरा क्वेश्चन अपना, नीचे दी गई कौन सी घटना अपवर्तन से संबंधित नहीं है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प छांटे। क्या है कि कभी कभी एग्जाम में ऐसे विकल्प भी आते हैं जो वास्तव में उत्तर है या नहीं है हमें भी नहीं पता होता। यानी कुछ चीज़ें तो हम क्या होते हैं अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि ये उदाहरण तो थे इसके, पर ये कौन सा उदाहरण आ गया जो हमने देखा ही नहीं। देखो ऐसे ही ऑप्शन आते हैं तो इनमें ऐसा लिखा हुआ होता है कि निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प छांटो, ठीक है, यानी कि जो ज़्यादा सही है वो विकल्प बताओ। तो इनमें से कौन सी अपवर्तन की घटना नहीं है ये हमें बताना है। पहले तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं कि स्पष्ट आकाश का नीला रंग, एक लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पानी से भरे बर्तन के तल पर रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखना। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण देखो कुछ। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल का ऊपर से देखने पर मुड़ी हुई प्रतीत होना, एक उदाहरण तो ये है। पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू में या पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं, यानी कि नींबू को दूसरी तरफ से यानी तिरछी तरफ से देखने पर क्या होता है वो बड़े प्रतीत होते हैं। अपवर्तन के दो उदाहरण तो ये हो गए, यानी कि पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल तो वह तो क्या होती है ऊपर से देखने पर मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है। और पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में नींबू रखा जाता है और उसको पार्श्व यानी तिरछी तरफ से यानी कि बाहर से देखने पर क्या होता है वो नींबू बड़ा दिखाई देता है। और क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन है ये भी अपना सही उत्तर है कि पानी से भरे बर्तन के तल पर रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात सूर्य का दिखना, ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। लेकिन देखो एक लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारी किताबों में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। लेकिन चूंकि हम पहले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि स्पष्ट आकाश का नीला रंग ये किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो यही घटना क्या है, अपवर्तन की घटना नहीं है। तो हम बी ऑप्शन को क्या मान लेंगे, अपवर्तन की घटना मान लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में है ना ऐसे ही तय करना होता है कि अपने को जो सुटेबल ऑप्शन जो अपने को पता है उसके बारे में तो अपने को जानकारी होनी चाहिए, यानी वो ऑप्शन तो अपन सही लगा पाएंगे, और नहीं पता है उसको क्या कभी कभी मान भी लेना पड़ता है। तो आज से ये भी ध्यान रखेंगे कि एक लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वो भी क्या है, अपवर्तन की घटना होती है, यानी अपवर्तन के कारण ही एक लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। अब चूंकि अपन अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो अपवर्तनांक भी पढ़ लेते हैं क्या, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सी वस्तु का अपवर्तनांक कितना है, यानी कि वह कितनी सघन है या विरल है। अपवर्तनांक क्या होता है, यानी उस वस्तु को सघनता या विरलता प्रदान करता है, ठीक है। अपवर्तनांक की बात करें तो वायु का अपवर्तनांक 1.003, जल का है 1.33, क्राउन का या क्राउन कांच का है 1.52, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। फिर से देखो वायु का अपवर्तनांक 1.003, जल का 1.33, क्राउन कांच का 1.52, हीरे का 2.42, ठीक है। वर्णांध या कलर ब्लाइंड व्यक्ति निम्न रंगों के मध्य भेद नहीं कर पाता है या भेद करने में असमर्थ है, यानी वर्णांध व्यक्ति कौन से रंगों के बीच में विभेद नहीं कर पाता, यानी कि वह कौन से रंगों को पहचान नहीं पाता। तो लाल व हरे रंग को, लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा अपने पास, लाल और हरे रंग को, यानी कि वो लाल रंग को हरा समझता है, हरे रंग को लाल समझता है, यानी इनमें उसकी पहचान नहीं हो पाती। ये भी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 27 तारीख वाले पेपर की सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। वर्णांध होता क्या है, तो वर्णांध या फिर कलर ब्लाइंडनेस यह एक आनुवांशिक रोग है। ये हमने एक पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, अपन बायोलॉजी की क्लास ली थी अपन ने, तो उसमें पढ़ चुके हैं। फिर भी हम देख लेते हैं इस रोग के बारे में कि यह है अक्ष संलग्न रोग है, यानी कि गुणसूत्र के अक्ष क्रोमोसोम पर होने वाला रोग है। इसमें पुरुष तो प्रभावित होता है और महिला वाहक होती है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करने का काम तो कौन करती है, महिला करती है, और इसमें पुरुष क्या होता है, प्रभावित होता है। इसमें व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, बाइफोकल लेंस का उपयोग निम्न में से किस कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है मोतियाबिंद, हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की 27 तारीख वाली की पहली शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। तो अपना सही उत्तर रहेगा जरा दूर दृष्टि दोष, जो कि बुढ़ापे में होता है सामान्यतः। ये सारी की सारी क्या हैं, ये नेत्र या फिर आंख में होने वाली बीमारियां हैं। तो इसमें से देखो नेत्र में दोष और उसका निवारण, इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं कि नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं और उनके बारे में क्या क्या हम निवारण या फिर क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। इसका कारण क्या होता है, इसमें देखो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी दो कारण होते हैं इसके कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ गई और नेत्र गोलक क्या हो गया, लंबा हो गया। तो इसके कारण क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है।
अब अगर निकटदर्शी दोष हो गया है तो उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, यानी दूर की वस्तु का साफ दिखाई न देना। इससे प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर न बनकर उसके सामने या रेटिना के पहले ही बन जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति को निकटदर्शी दोष हो गया उसके आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, यानी रेटिना जिसे दृष्टि पटल कहते हैं, यानी कि जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, तो उससे पहले ही बन जाता है। उससे पहले बनेगा तो उसको क्या होगा, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। उसके निवारण के लिए, यानी कि निकटदर्शी दोष के निवारण के लिए क्या होगा, अवतल या अपसरी लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि या तो आंखों में अवतल या अपसरी लेंस डाल देते हैं या फिर उस चश्मे में यूज़ करते हैं जो चश्मा हमें डॉक्टर इस्तेमाल के लिए कहता है। अगला आता है दीर्घ या दूरदृष्टि दोष। अब देखो ये किस कारण से होता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाए। यदि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक या बढ़ जाए, नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाए, तो क्या हो जाता है, दीर्घ या दूरदृष्टि दोष हो जाता है। दीर्घ या दूरदृष्टि दोष होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे क्या होता है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यानी कि निकट बिंदु होता है आंख का, वो 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। भाई अपने से अगर कोई पर्सन पूछे कि आंख की दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो वह क्या है, 25 सेंटीमीटर है। यानी कि किसी भी वस्तु से हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि आंख को रखते हैं और उस वस्तु को देखने की कोशिश करते हैं, तो वो वस्तु क्या दिखाई देती है, सबसे स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो इस दोष में क्या हो जाता है, 25 सेंटीमीटर निकट वाला बिंदु क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। यानी अब 25 सेंटीमीटर के बजाय उससे अधिक सेंटीमीटर पर वस्तु हमें दिखाई देगी या फिर नहीं दिखाई देगी। यदि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी है तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, आंख के रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे ही बन जाता है। यानी उसमें तो क्या था, निकट दृष्टि दोष में तो रेटिना से पहले बन गया, ठीक है, और दूरदर्शी दोष में या रेटिना के पीछे बन गया, पीछे यानी बाद में बन गया। इसका निवारण या फिर उपाय कर सकते हैं कि अभिसारी या फिर उत्तल लेंस का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि या तो आंखों में अभिसारी या उत्तल लेंस डाल दें, जो कि पहले से आंखों में वैसे उत्तल लेंस ही होता है, और या फिर चश्मे में, जो कि डॉक्टर हमें उपयोग के लिए कहता है, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगला आता है जरा दूरदृष्टि दोष। जरा दूरदृष्टि दोष सामान्यतः बुढ़ापे में होता है, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ ये दोष आ जाता है। ठीक है, सामान्यतः पास की वस्तु या पास की दृष्टि प्रभावित होती है। यानी ये दृष्टि दोष होने पर सामान्यतः पास की वस्तु देखना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, परंतु कभी कभी दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि कभी कभी जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर और निकट दृष्टि दोष दोनों के दोनों एक साथ हो जाते हैं। यानी कि दूर की वस्तु भी साफ दिखाई नहीं देती और पास की वस्तु भी नहीं दिखाई देती। तो इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिसमें बाहरी या ऊपरी भाग तो अवतल लेंस होता है या निचला भाग उत्तल लेंस होता है। भाई कभी कभी चश्मे लगाए हुए व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि वो है ना, दूर की वस्तु देखने के लिए तो ऐसे नीचे की तरफ मुंह करके ऊपर से देखने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि वो चश्मे के ऊपर से देख रहा है, इसका मतलब वह चश्मे के ऊपरी भाग से देखने की कोशिश कर रहा है। यानी कि वह दूर की वस्तु को देखने की कोशिश कर रहा है। दूर की वस्तु को देखने की कोशिश यानी उसके निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, और अगर वो पास में अखबार पढ़ रहा है तो वो नीचे से देखने की कोशिश करेगा चश्मे के, तो ऐसा नहीं नीचे से देख रहा है, इसका मतलब वो चश्मे के निचले भाग से देखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे अखबार पढ़ना है जो कि पास में रखा है, यानी कि उसके पास की वस्तु देखने के लिए है। यानी कि यह है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, जो कि यहाँ पे प्रयोग हो गया, और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या होगा, उत्तल लेंस, तो ये भी यहाँ पे प्रयोग होता है। फिर अगली देखो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का निवारण के लिए देखो दूरदृष्टि दो हेतु सर्जरी में मोनोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो सामान्यतः मोतियाबिंद में होता क्या है, मोतियाबिंद में आंखों में चकत्ते आ जाते हैं। ठीक है, यानी आंखों में कुछ है ना स्पॉट बन जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, देखो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए तो सर्जरी कर देते हैं डॉक्टर, यानी कि सर्जरी करके आंखों में मोनोफोकल लेंस डाल देते हैं, जिसे इंट्राओक्यूलर IOL लेंस भी कहा जाता है। और निकट दृष्टि हेतु यानी पास का देखने के लिए वो चश्मा दे देते हैं। ठीक है, अगला देखो दृष्टि वैषम्य या फिर एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो अगर ये बीमारी हो जाए व्यक्ति को, तो इससे पीड़ित व्यक्ति द्वारा बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं।